हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2019 के मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशंस के बारे में देखने वाले हैं। इसमें आपको 12 अक्टूबर 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट का यानी पहले शिफ्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ मैथ्स के पेपर का, जो 25 सवाल आए थे। ठीक है। एसएससी सीएचएसएल 2019 जो है वो एक साल लेट हुआ था कोविड वगैरह की वजह से, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे डेट को देख करके ऊपर में 2019 लिखा है और नीचे 20, क्योंकि ये जो पेपर है ये 12 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट करवाया गया, इसलिए काफी रिसेंट का पेपर है, इसलिए आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है, ना सिर्फ सीएचएसएल के लिए बल्कि सीजीएल और बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में एक सिंपल से कैलकुलेशन का सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है यहाँ पर बॉड मास। ठीक, बॉड मास हम लोगों ने पढ़ा था। बॉड मास में क्या होता है, पहले आपको ब्रैकेट देखना है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, और उसके बाद एंड में देखना है सब्ट्रैक्शन। यानी कि पहले सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीजों को निपटाना है। और ब्रैकेट में भी ऑर्डर क्या रहता है कि ये वाला जो ब्रैकेट है, सबसे पहले आपको इसके अंदर की चीजें सॉल्व कर लेनी है, उसके बाद जाना है आपको करली वाले ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद फाइनली आप जाएंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर क्या है। तो ये देखिए 33 है, यहाँ पर माइनस करना है और यहाँ पर करना है मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन पहले आता है, तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 7 और 3 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हो जाएगा 21, और 21 को हम लोगों को माइनस करना है किसे, 33 से। तो 33 को हम लोगों को किससे माइनस, 33 से माइनस करेंगे 21 को, तो 3 में से 1 गया 2, और ये हो गए 12। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस ब्रैकेट के अंदर से हमें चीजें मिली क्या, यहाँ से हमें मिल रहा है 12। ठीक, और यहाँ पर 8 इंटू 9 ये हो जाएगा 72। तो चलिए इसको थोड़ा सा फिर से रीअरेंज करके लिखते हैं। तो ये 15 हो गया प्लस 90 हो गया, यहाँ पर डिवीजन, और फिर ये ब्रैकेट खुला, यहाँ पर है 89, और ये करली ब्रैकेट के अंदर 8 इंटू 9। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अच्छा, मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ, 9 इंटू 8 प्लस में, और ब्रैकेट के अंदर से क्या 12 आया, 12 आया। ठीक, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो, तो सबसे पहले हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। तो 8 9 72, और 72 में हमें क्या ऐड करना है, 12। तो 72 में हम लोग ऐड कर देते हैं 12। तो 2 और 2 4, और 7 और 1 8, ये हो गया 84। यानी इस वाले पूरे ब्रैकेट से बाहर आ गया क्या, 84। अब 84 को हम लोगों को किससे माइनस करना है, 89 से। तो यानी कि ये कंप्लीट पूरा ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो इसके बाहर क्या आएगा, आएगा सिर्फ 5। ठीक, क्योंकि 89 में से 84 माइनस हो गया तो 5 आ गया। तो सिंप्लीफाई होकर के सब चीजें आ गई, और ये यहाँ पर क्या आ गया, 90 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग प्लस नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि बॉड मास वाले रूल को फॉलो करना है। तो यहाँ पर 15 प्लस हो गया 90 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या हो गया, 18। यानी कि 18 में से हम लोगों को क्या करना है, 15 को माइनस कर देना है, जो कि आ जाएगा 3। तो 3 हमारे यहाँ पे आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो सॉल्व हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, रीचा नाम की एक लड़की है जो कि पॉइंट ए से बी ट्रैवल करती है कुछ स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर से। वो बी से सी जाती है। चलिए हम एक ड्राइंग बना देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से बी एंड बी से सी। ठीक, वो जाती है। अब ए से बी वो जाती है किसने, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाती है, और सी से डी भी वो जा रही है। बी से सी जाने की उसकी जो रफ्तार है वो क्या है, 20 की रफ्तार है, 20 किलोमीटर पर आवर। और सी से डी जाने की जो उसकी रफ्तार है वो रफ्तार है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी डिटेल्स हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। उसके बाद क्या है कि ए बी, बी सी और सी डी तीनों बराबर है। यानी कि अगर ए बी का जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, अगर ये एल है तो बी सी भी एल होगा और सी डी भी एल होगा। ठीक, तीनों का जो लेंथ है ए बी, बी सी और सी डी तीनों जो है बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो हमें बस फाइंड करना है रीचा की एवरेज स्पीड, यानी उस लड़की की एवरेज स्पीड क्या होगी, ये बस हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब इस वाले सवाल में आप लोगों को क्या करना है कि देखिए, तीनों जब आपको डिस्टेंस सेम दिया हो सकता है आपको 2 डिस्टेंस मिले वो सेम हो, या 4 डिस्टेंस मिले वो भी सेम हो। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है कि ये जो 3 आपके स्पीड दिए हुए हैं, यानी कि आपको 15 मिला है, आपको क्या मिला है, 20 मिला है, और आपको मिला है 30। इसका आप लोगों को सिंपली से क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक, तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम, चलिए इतना सॉल्व नहीं करते, इसका एलसीएम होगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 इसकी एलसीएम हो जाएगी। आप तीनों नंबर का एलसीएम लेकर के देख लीजिएगा। आप 60 का करेंगे क्या, तो ये जो ए बी और बी सी और सी डी तीनों बराबर है एल के, इस एल को हम लोग एज्यूम कर लेंगे 60 किलोमीटर का। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये टेक्निक होता है। तो ये 60 अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, तो फिर अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड, वो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है। अब टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो क्या है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 3 डिस्टेंस है। और टोटल टाइम जो उसको लगा है, तो टाइम क्या लगा है, पहले वाले में उसको टाइम क्या लगेगा। ठीक,
तो पहले वाले में उसको डिस्टेंस कवर करना था 60 का और उसका स्पीड था 15 का, तो 15 4 जा, यानी कि पहले में उसको 4 घंटे का लगेगा, दूसरे में उसको क्या लगेगा, तो 60 का डिस्टेंस कवर करना है लेकिन वो 20 की रफ्तार से चल रही है, तो यहाँ पर 3 घंटे का टाइम लगेगा, और लास्ट वाले में उसको सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर में 180 और नीचे 4 3 7 और 8 9, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये आ जाएगी उसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आंसर भी वही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि राम नाम का एक लड़का है जिसने एक मोटरसाइकिल को सेल किया है 70,000 रुपीज में, और इस क्रम में उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो कितने में उसको सेल करना चाहिए कि उसको 30% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली से कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेना है x रुपए। ठीक है, x रुपए अज्यूम कर लिए, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 125% ऑफ x जो है वो गिवन है क्या, 70,000, और आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ से 130% ऑफ x निकालना है। ये आपका आंसर होगा, ये वाली चीज आपकी आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली से इसको यहाँ पर थोड़ा 125/100 इंटू एक्स, ये परसेंट का मतलब होता है, इज इक्वल टू गिवन है क्या, 70,000। ठीक, अब यहाँ से जरा x को निकालते हैं, तो x जो यहाँ से आप फाइंड करोगे तो 70,000 मल्टीप्लाई में जाएगा 100 और नीचे में आ जाएगा 125। अब इसी x का आपको 130% निकालना है, यानी कि क्या करना है आपको, 130 डिवाइडेड में 100 करना है। अब ये 100 से 100 चला जाएगा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करोगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो है यहाँ पर, बट अगर कैलकुलेशन आप करते हो तो 72,800 के जो आपके आंसर है उस तक इजीली पहुंच सकते हो। कोई बड़ा सवाल ये था नहीं। आप देख करके अभी तक समझ रहे हो कि CHSL जो 19 का सवाल था, 19 के क्वेश्चंस थे, ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो उतने हार्ड किस्म के नहीं थे, आसान आसान टाइप के सवाल आ रहे थे, इसलिए बहुत ज्यादा मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को मैथ से डर लगता है उनके लिए ये पेपर बहुत ही अच्छा था, और CHSL का हो सकता है आगे भी पेपर ऐसा है, तो आप जरा ध्यान बनाए रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर और वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपको एक ग्राफ दे रखा है, इसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है आपको एक कंपनी का अलग अलग साल में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला हो गया होगा क्योंकि वहां से स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो गया, बट बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला दे रखा है। उसमें है क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। लेकिन इस सवाल में इस फॉर्मूले का लगभग कोई काम नहीं है, आपसे बस पूछ क्या रहा है कि ये जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है उस कंपनी का कौन से साल में ये जो है सबसे फास्टेस्ट इंक्रीज किया है। फास्टेस्ट इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि मान लीजिए ईयर 1 में प्रॉफिट जो हुआ वो y1 हुआ प्रॉफिट परसेंटेज, और ईयर 2 में प्रॉफिट परसेंटेज हुआ y2। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि y2 माइनस में y1 डिवाइडेड में अगर y1 करें तो ये जो रेशियो है ये सबसे हाई कब आएगा। ठीक है, कौन से ईयर में ये रेशियो सबसे हाई होने वाला है, बेसिकली आपसे सवाल ये पूछ रहा है, क्योंकि जो है फास्टेस्ट इंक्रीज का बात हो रहा है, यानी इस रेशियो की बात हो रही है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन में से जो 2000 वाला ऑप्शन है ये आप ऐसे ही हटा सकते हो क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली से कट कर देंगे। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद जो 1997 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, 55 से 50 हो जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हम लोग कर देंगे कट। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। इन दोनों को आप चेक करके फाइंड करोगे तो उसमें पता चलेगा, जैसे 98 और 99 वाले ईयर में आप आ जाओ तो ये देखो यहाँ पर 98 में जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो 50 था और वो बढ़कर के 65 हो गया, यानी कि जो इंक्रीज है वो इंक्रीज क्या हुआ, 15 का आया, और ओरिजिनल अमाउंट था 50 का, ये रेशियो। और दूसरा एक रेशियो है 96 और 97 वाले का। ठीक है, तो 96 में जरा देख लूँ, यहाँ देखिए 45 से 55, यानी कि 10 का इंक्रीज हुआ और ओरिजिनल था 45। अब सिंपली से क्या करना है, आपको इन दो रेशियोज को कंपेयर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 3/10, और ये कितना हो जाएगा 2/9। तो इसको जरा सा कंपेयर करोगे तो ये वाला जो रेशियो है ये बड़ा आता है। वैसे अगर आप जल्दी में हो, ठीक है, ऐसे तो ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है, लेकिन अगर आप जल्दी में हो तो 98 से 99 वाला जब आप चेक करोगे तो ये देखो, ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई सबसे ज्यादा आपको इसी ईयर में दिख रही है, और 96 से 97 वाले में ऊंचाई जो है वो उतनी ज्यादा नहीं दिख रही। ग्राफ में देख करके भी थोड़ा समझ में आ रहा है, तो इसको ऐसे भी आप टिक कर सकते हो, वरना अगर आप इस तरह से फाउंड करोगे तो ये जो है ये ज्यादा एक्यूरेट आएगा। ठीक है, ये जो है 0.3 है एग्जैक्टली, और ये लगभग 0.2 के समथिंग में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला रेशियो बड़ा है, इसीलिए जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कॉर्ड इंटरसेक्शन थ्योरम वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, बशर्ते कि आपको कॉर्ड इंटरसेक्शन का थ्योरम क्या होता है वो आपको समझ में आए। तो देखिए कॉर्ड इंटरसेक्शन थ्योरम बहुत कुछ नहीं होता, जैसे कि इस तरह का एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जैसे सर्कल गिवन है और वहां पर दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो कॉर्ड के इंटरसेक्शन से आपको 4 लाइन सेगमेंट्स बन रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर 4 सेगमेंट बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक PL बन रहा है, एक LQ बन रहा है, एक जो है वो LS बन रहा है और एक जो है वो RL बन रहा है। तो यहाँ पर सिंपली इनका कहना क्या है इस इंटरसेक्शन थ्योरम का कि PL मल्टीप्लाइड बाय LQ, ठीक है, इज इक्वल टू RL मल्टीप्लाइड बाय LS। ठीक, ये है कॉर्ड इंटरसेक्शन थ्योरम। सिंपल सा सवाल है, बस आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो फॉर्मूले के अंदर अगर पुट करते हो तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू RL जो है वो अननोन है, वही तो हमें फाइंड करना है, और LS की लंबाई जो है वो 6 दे रखी है। तो ये हो जाएगा इधर 36 और ये हो गया RL इंटू 6। अब 6 से आप कैंसिल करोगे तो 6 बार में आ जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। बड़ा सिंपल सा सवाल है बस। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको इस तरह का एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पर एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल इनग्रेव्ड है, वो ट्राइंगल है ABC, और फिर CD जो है वो एक टेंजेंट है, ठीक है। CD एक टेंजेंट है AO, और OC जो है AO इज इक्वल टू OC, ये जो है उस सर्कल का रेडियस है, ठीक। उसके बाद AOC का जो वैल्यू है वो 118 तो गिवन ही है, उसके साथ साथ ये टेंजेंट है और ACD एंगल आपको निकालने बोल रहा है, ठीक। फिगर के अंदर थोड़ा सा फिगर धुंधला हो गया है क्योंकि स्कैनिंग के टाइम दिक्कत हो रही थी, लेकिन चलिए थोड़ा काम चलाइए हमारे साथ, ठीक है। ACD ये वाले जो एंगल है ये आपको फाइंड करना है, ठीक। ACD ये यहाँ पर देखिए, ये वाले एंगल आपको फाइंड करना है। तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए OCD ये एंगल जो है, देखिए OC जो है वो एक रेडियस है और CD जो है टेंजेंट है। तो हम लोग सबको पता है कि रेडियस और टेंजेंट जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा क्लू मिला कि यहाँ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो OCD एंगल OCD ये जो है 90 डिग्री है, ये हमने समझ लिया, ये तो हमें समझ आ गया। निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है ACD निकालना है। अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर आते हैं थोड़ा, यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल है, ये A, ये O और ये C, ठीक। ये एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है और ये साइड दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही रेडियस है। तो उसके सामने वाली जो एंगल होगी, यानी ये एंगल और ये एंगल, वो भी इक्वल होगी। तो इस एंगल को हम लोग मानते हैं क्या? एंगल X मान लेते हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर, यानी कि इन ट्राइंगल AOC, इसके अंदर अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? X प्लस X और प्लस के साथ 118 डिग्री, ये क्या है? 180 डिग्री के बराबर होगी। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अब 2x इज इक्वल टू 180 माइनस में 118 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये जो है 62 के बराबर होगी। तो x का जो वैल्यू होगा ये 31 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल जो है वो 31 डिग्री आ गए। लेकिन हमें ये एंगल तो निकालना ही नहीं था, हमें निकालना था क्या? ACD। तो ACD बिल्कुल निकल चुका है, आपके सामने है ACD। तो ACD क्या है कि एंगल OCD से माइनस आपको करना है x को, ठीक। अब OCD की वैल्यू जो है वो 90 है और x हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 31। तो 90 में से सिंपली से 31 को अगर आप माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 5, यानी 59 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, इजीली आप इसको कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट है और जो रेडियस है उसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। बस अगर आपको इतना पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ आपको इस क्वेश्चन को देखना होगा, तब जाके आप इसको इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बस यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको M जो है सर्कम सेंटर दिया हुआ है ट्राइंगल ABC का, ठीक है। यहीं पर हम थोड़ा रुकते हैं। सर्कम सेंटर का क्या मतलब होता है? तो देखिए मान लीजिए इस तरह का एक ट्राइंगल है, छोटा सा मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। इस तीनों इसके वर्टेक्स का इस्तेमाल करके अगर आप एक सर्कल को ड्रॉ करते हो तो इस सर्कल का एक जो सेंटर होगा इसी को हम लोग कहते हैं सर्कम सेंटर, और जो इस सर्कल की रेडियस होगी वो होगी सर्कम रेडियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सर्कम रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ करता हूँ पहले, और यहाँ से एक सर्कल, एक रफली मैं सर्कल ड्रॉ भी कर देता हूँ, ठीक। ये A है, B है और ये C है, ठीक। अब यहाँ पर एक सेंटर होगा, मान लेते हैं ये सेंटर जो है वो O है। सर्कम रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये 15 सेंटीमीटर है, ये जो O है, ठीक। तो AO जो है ये भी 15 है, BO ये भी 15 है एंड CO ये भी 15 है, ठीक। BC की लंबाई 24 दी हुई है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है।
और ml जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इसका हाइट होता है इस ट्राइंगल का, ठीक, इस ट्राइंगल का जो हाइट होता है यानी कि ये जो वाली साइड होती है, ये परपेंडिकुलर जो होता है, ये हमेशा सेंटर से होकर के गुजरता है, ठीक। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इस तरह के सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल की, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि ये जो लाइन है AO और यहाँ पर जो भी मान लीजिए इसका मैं नाम दे देता हूँ L, ठीक, तो ये जो है हमेशा BC से जो गुजरेगी, इसकी जो हाइट होती है यहाँ पर परपेंडिकुलर ये रहेगा, तो ये सेंटर O से गुजरता है, तो यहीं पर O के जगह पर हम जो है M को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन में जो O की जगह है हम लोग M ले सकते हैं, और ये जो ML है इसकी आपसे लंबाई पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये ML निकालना आप कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब इसको आप मिलाएंगे तो BO की जो लंबाई है, BO की लंबाई 15 है, क्योंकि ये जो रेडियस है, मान लीजिए ये जो है सर्कल का सेंटर से B की जो लंबाई है ये 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। BL जो है ये BC का आधा हो जाएगा, ठीक। तो BC का आधा 24/2 ये 12 है। अब सिंपल से कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और जो ML आपको निकालना है वो ML जो है वो √15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप अंदर में सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 + 12 इंटू 15 - 12 जो कि है 3, ठीक है। तो ये 7 और ये 2, 27 इंटू 3। इसको जब आप पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो ये 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन में बस समझने वाली बात ये थी कि ये जो AL, ये जो मान लीजिए यहाँ पर ये ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल होता है, इस ट्राइंगल का जो हाइट है, हाइट वो नीचे वाले को बाइसेक्ट करता है, नीचे वाले साइड को बाइसेक्ट करता है सर्कम सेंटर वाले केस में, ठीक है। तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, और इसी हाइट के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर क्या है, एवरेज एज दिया हुआ है 25 लोगों का 28 साल, ठीक, और 5 नए लोग आते हैं जिनका कि एवरेज एज 25 साल है, ठीक। तो सारे लोगों का, यानी कि पहले 25 थे और अब 5, यानी टोटल 30 लोगों का एवरेज एज क्या है, ठीक है। ये एवरेज वाला सवाल है। एवरेज मुझे उतना कुछ तो नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि एवरेज किसी भी चीज़ का होता है सम टोटल, ठीक है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी है। तो पहला एवरेज जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, पहला एवरेज में एक सम होगा, मान लीजिए इसे हम T1 के टोटल 1, ठीक, 25 लोगों का एवरेज एज और कुछ उनका टोटल एज होगा, ठीक है। अब एवरेज एज जो है वो हमें मालूम है, 25 लोगों का एवरेज एज क्या दे रखा है, 28 दे रखा है, और उनका कुछ टोटल एज होगा T1। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, T1 की जो वैल्यू है वो 28 इंटू 25 होती है, ठीक। उसी तरह सेकंड वाले केस में जो एवरेज एज है उनका 25 साल का एवरेज एज है, और वो उनका कुछ टोटल एज होगा T2, और टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या है 5। तो यहाँ पर T2 की जो वैल्यू है वो 25 इंटू 5 हो जाएगी, ठीक। अब मेरे पास T1 की वैल्यू है, मेरे पास T2 की वैल्यू है, यानी जो फाइनल एवरेज मुझे निकालनी है वो क्या होगा, टोटल एज ऑफ 25 लोगों की और 5 लोगों की, यानी 30 लोगों की टोटल एवरेज। तो वो टोटल एज जो है वो T1 + T2 हो जाएगी, और इसका जो टोटल नंबर ऑफ लोग है वो 30 है। तो ये हो जाएगा 28 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 5 और डिवाइडेड में 30। अब यहाँ से सिंपली आप 25 को ले सकते हो कॉमन, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 28 + 5 और डिवाइडेड में 30। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 33 और ये 30, ठीक। तो यहाँ पर ये 11 और ये 10, तो यानी कि आपका फाइनली क्या आया, 25 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10। अब 25 इंटू 11 करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 2, इसको लिख सकते हो 5, और बीच में 7 आ जाएगा, 75 और ये 10, तो ये 27.5, ठीक है। ये 25 इंटू 11 इतना जल्दी कैसे किया, उसके लिए आप यहाँ पर आई बटन में वीडियो देख सकते हो, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था इसके ऊपर। तो बस ये 27.5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, बड़ा ईजिली आप निकाल। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंपल सा सवाल है, बस 11 का डिविजिबिलिटी का आपको अगर रूल पता है तो आप इस सवाल को इजीली बना सकते हो। डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि आपको जैसे इस तरह का मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ, ठीक है, 8, 0, 9, 7, 8 और 1। तो इसके जो ऑड प्लेसेस वाले नंबर हैं, यानी ये नंबर फिर 9 फिर 8, इनको आपको ऐड करना है, और जो इवन प्लेसेस वाले नंबर हैं 8, 7 और 1, इनको ऐड करना है, और आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी कि 8 + 9 + 8, तो 8 8 16, 16 और 9 25 हो गए, ठीक। और 0 + 1, तो ये आपका 1 हो गया। अब दोनों को आपस में अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आता है 24, ठीक है।
अब अगर ये नंबर जो आप फाइनली लाते हो ये अगर 11 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट पूरा बड़ा वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 24 जो है वो 11 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो ये वाले नंबर को इस तरह से अगर आप चेक करते हुए आओगे तो यहाँ पर 9 प्लस में 3 प्लस में 9, ठीक, और नीचे में आ जाएगा क्या 6 प्लस में 3 और प्लस में 1, तो 9 9 18 और 19 20 21 और 6 3 9 और 1 10, तो 21 में से 10 घटाओ तो ये होता है 11, तो ये 11 से डिविजिबल है, यानी कि ये कंप्लीट पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है। सिंपल से 11 की डिविजिबिलिटी का आपको रूल का इस्तेमाल करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको a प्लस बी प्लस सी का एक वैल्यू दे रखा है, वो 2 है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू 0 है। ac का वैल्यू है 4/b, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 28 है। बहुत सारे वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं थोड़े से दिमाग घुमाने के लिए। और उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फाइनली आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इस सवाल को वैल्यू आपको सॉल्व करने के लिए आपको बस एक सिंपल से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। हालांकि है देखने में थोड़ा बड़ा, लेकिन है सिंपल सा ही। वो क्या है, a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका जो वैल्यू है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, इसके साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसमें जो है आपका सारा गिवन वैल्यूज इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन 28 है। ए बी सी कहाँ से आएगा, तो देखिए ए सी जो है वो 4/b है, तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ए बी सी का जो वैल्यू है वो 4 आएगा, ठीक। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी 2 गिवन है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आपको फाइंड ही करना है। और ए बी प्लस ए बी बी सी सी ए, इस तरह का कुछ निकल जाए तो मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ज़रा 1/a प्लस 1/b और 1/c, ये जो है 0 के बराबर है। अब ज़रा एलसीएम लेते हैं, ए बी सी हमारा एलसीएम हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा आपका सी ए और प्लस ये हो जाएगा ए बी, ये 0 है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू 0 है। तो अगर मैं दोनों तरफ जो है -1 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, यानी कि माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, इसका वैल्यू भी 0 ही रहता है, क्योंकि 0 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप देखेंगे ऊपर वाला जो हमारा इक्वेशन, इसमें हर चीज़ हमें पता चल गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू है वो 28 अगर पुट करते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 28 में से फिर माइनस करना है 3 मल्टीप्लाइड बाई ए बी सी की वैल्यू 4 है, यानी कि 3 4 जा ये 12 हो गया, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो है 2, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो है हमें फाइंड करना है। और माइनस में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो इसको यहीं पर हम लोग खेल इसका ख़त्म हुआ। तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये 6 और 1 1 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ देख करके आपको समझ में आ रहा है 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर 8। तो 8 जो है वो आपका आंसर हो गया। सिंपली से आपको ये वाला जो फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाला जो फॉर्मूला था ये आपको पता होना चाहिए था, और इससे सिंपली आप बना सकते हैं। यानी कि देखिए सीधा आपको फॉर्मूला बैठाने वाले सवाल आपके आते हैं CHSL में, बस आपको एक फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मूला रटा हुआ है, आप सिंपल से सवाल बना सकते हो, कोई इसमें स्पेशल एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ही हलवा सवाल है, मतलब इससे हलवा सवाल क्या ही आएगा किसी एग्जाम में। ये समझ लो आप CHSL SSC CHSL का सवाल है। जिन लोगों को मैथ्स में डर लगता है उनको तो मज़ा ही आ जाएगा। ज़रा यहाँ पर देखो x माइनस 2y की कुछ वैल्यू है, xy की कुछ वैल्यू है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4y स्क्वायर, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसको क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब अगर x को मैं a की तरह समझूँ और 2y को b की तरह समझूँ, तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। या फिर आप लोगों ने उल्टा याद किया हुआ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसको ज़रा लिखता है x माइनस 2y और मल्टीप्लाइड में x प्लस 2y, ठीक है, ओके। तो x माइनस 2y की जो वैल्यू है वो 3 है, और x प्लस 2y की वैल्यू नहीं गिवन है। अब देखिए यहाँ पर दो तरह के लोग होंगे, एक होंगे हमारे आशिक वाले लोग और एक होंगे कातिल वाले लोग। ये क्या लोग होंगे, ये जो है पूरा सॉल्व करेंगे अभी, और जा करके सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जो कातिल वाले लोग होंगे उनको सीधा देख करके समझ में आएगा कि जो भी हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 से कट रहा है क्योंकि 3 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये जो पूरा नंबर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो क्या मैं इसमें से ऑप्शन में देखूं कि कौन सा नंबर जो है वो 3 से कटता है, कंप्लीटली कट जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ 21 ही है वो एक ऐसा ऑप्शन जो कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो सीधा यहाँ पर यही 21 आपका आंसर हो जाएगा। पूरा यहाँ फालतू में सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा से आप 21 को आंसर टिक कर सकते हो। अब देखिए ग्राफ वाला सवाल फिर से घूम कर के आया है। इसमें क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है सारे जो है 45, 55, 50 ये सारा जो है वो प्रॉफिट का क्या है परसेंटेज है। ठीक, उसके बाद क्या है कि अलग अलग ईयर्स में परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है जो क्या है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। ठीक, इतना सब हम समझ लिए। अब क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि 1996 का जो साल था, ठीक है 1996 का जो साल था उसमें 45% का प्रॉफिट हुआ था, ये ग्राफ में दिख रहा है। अब उसमें बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर था उस साल में वो 30 करोड़ का था। ठीक, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं इनकम क्या है, यानी कि सिंपल सा सवाल है। अगर इनकम को आई लो और एक्सपेंडिचर क्या है वो 30 करोड़ आपको दिया हुआ है और इनटू अगर आप 100 करते हो तो ये 45%। ठीक, अब देखो सिंपल सा लीनियर इक्वेशन का सवाल है, आपसे क्या है आई पूछ रहा है। ठीक, अब क्या आई -30 करोगे, मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने की भी जरूरत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बस आगे बढ़ाकर ले जाता हूँ और इसको 10 से आप डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 2 जा और ये 5 9 जा, यानी कि आई इज इक्वल टू 27/2 प्लस में 30। अब 27/2 जो है वो होगा आपका 13.5। इसमें अगर आप 30 को ऐड करते हो तो ये 43.5, यानी सिंपल सा सवाल है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम इजीली नंबर उठाने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है 6300 रुपीज़ है, वो डिवाइड किए गए हैं एक्स वाई और जेड तीनों के बीच में। एक्स इस टू वाई का एक रेशियो है 7:5, वाई इस टू जेड का एक रेशियो है 4:3 और आपसे पूछ रहा है कि वाई का शेयर क्या होने वाला है। ठीक है, वाई का शेयर क्या है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपके पास दो रेशियो है यानी एक्स इस टू वाई जो है वो 7:5 दिया हुआ है। ठीक, और वाई इस टू जेड जो है वो 4:3 दिया हुआ है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको पहले 3 नंबर के रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है, यानी एक्स इस टू वाई इस टू जेड, ये आपको निकाल लेना है। अब इसके लिए क्या करोगे, इस 4 के ऊपर आपको ध्यान लगाना है और 4 को सबसे पहले आप जो है मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो 7 4 जा क्या होगा 28 हो जाएगा। इस टू रेशियो में जाओगे तो 5, उसके बाद आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है किसको 4 को ही, तो 5 4 जा 20 हो जाता है और उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो ये क्या होता है 15 होता है, यानी कि 28:20:15 होता है। ठीक है, अभी फर्दर किसी में सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अगर इस तरह के आपके 3 रेशियो दे रखे हैं यानी कि 28x प्लस 20x प्लस 15x, ये किसके बराबर होगा 6300 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आप सिंपली इसको ऐड करोगे तो 8 5 13 का 3 हाथ में 1 2 2 4 5 और ये थे, तो 63x इज इक्वल टू 6300, बड़ा सिंपल सा, यानी कि x जो है वो 100 का है। ठीक, अगर आपसे y का शेयर पूछ रहा है तो वो सिंपली से क्या होगा 20 × 100 का, यानी कि 2000 रुपये का आपका शेयर आ गया, बड़ा इजीली निकल सकता है। इसमें बस आपको इस टेक्निक का ध्यान रखना है कि 2 नंबर का अगर आपको रेशियो है जिसमें कि कोई एक नंबर कॉमन है तो उसको आपको 3 नंबर के रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको टेक्निक बताता हूँ। आपको जो है ये सेकंड वाले के इसके ऊपर ध्यान देना है, 4 के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, 4 को सबसे पहले आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया ये 28 आया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया ये 20 आया, और फिर ये जो 3 है 3 को आप आखिरी वाले से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। इस तरह से आप 3 नंबर के इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे और बाकी सवाल सामने का हल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं। यहाँ पर cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा की एक वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू क्या है 8 है और आपसे पूछ रहा है cot थीटा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपको बस पता होना चाहिए cot थीटा। cot थीटा देख के डर नहीं जाना, बहुत लोग ट्रिग्नोमेट्री देख करके भाग जाते हैं। cot थीटा जो है वो cos थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ऊपर है मुझे cos थीटा दिखा, क्या मैं ऊपर नीचे अगर साइन का डिवीजन कर दूं, ठीक है ऊपर नीचे अगर आप सेम चीज का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हो तो रेशियो में, यानी कि इसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर ऊपर नीचे मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो ये क्या cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय साइन थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। नीचे में cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में हमने डिवीजन नहीं किया, लेफ्ट साइड में किया। ठीक है, अब cos थीटा बाय साइन थीटा देखो यहाँ पर cot थीटा है तो ये हो जाएगा आपका cot थीटा प्लस 1 डिवाइडेड में cot थीटा माइनस 1, ये जो है वो 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वगैरह बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अब खेलने की जरूरत है। सिंपल से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आप cot थीटा का वैल्यू जो है आसानी से निकाल सकते हो। 8 cot थीटा माइनस में 1 आ गया। ठीक है, अगर आप इसको इधर से उधर ले जाने वाला काम करते हो तो फिर यहाँ पर जो है
एक मिनट, ये थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आता है 7 cot थीटा इज इक्वल टू 9। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली 9/7 होगी, जो कि यहाँ पर आंसर भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक बाइक है जिसका लिस्ट प्राइस यानी कि जिसको कि आप मार्क्ड प्राइस के नाम से भी जानते हो, वो क्या है 15% मोर देन है कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस कुछ है, उसके 15% ज़्यादा उसका लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस है, ठीक है। अब उस मार्क्ड प्राइस पे या लिस्ट प्राइस पे उसको 20% का डिस्काउंट वो देता है, ठीक है। ग्राहक को 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो आप बताओ कि जो प्रॉफिट है या लॉस है वो कितने परसेंट का होता है, ठीक है। तो देखो इस तरह के सवाल में क्या है, बहुत लोग एक्स करके बनाते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, 100 रुपये का मान लो कि 100 रुपये का मान लो कि उसका बाइक होता, ठीक है, मान लो, ठीक है। मुश्किल लग रहा है सोचने में, बट हो सकता है, ठीक है। 100 रुपये का मान लो बाइक है। अब उस बाइक का जो मार्क्ड प्राइस है यानी कि एमपी जो है, या लिस्ट प्राइस जो भी आप बोलना चाहो, वो 15% ज़्यादा है, यानी कि 115 होगा, ठीक है। इसलिए सॉल्व लिया जाता है कि इजिली आप जो है कैलकुलेशन वगैरह कर सको। मार्क प्राइस जो है 115 है। अब इसमें क्या है, 20% का आपको मिला है डिस्काउंट, ठीक। 20% का डिस्काउंट मिला है, यानी कि 80/100 इंटू 115, इतने रुपए में वो बेचता होगा इसको, ठीक। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 80/100 इंटू 115 होगी, यानी कि 0.8 इंटू 115। ये जो है अगर आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये जो है 92 की आती है, ठीक है। अब 92 और कॉस्ट प्राइस था 100, यानी कि इसको 8 रुपये का, यानी कि 8% का क्या है, लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख कर नहीं समझ में आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 17 के क्वेश्चन में क्या है, कॉस ऑफ x माइनस वाई, उसकी वैल्यू √3/2 गिवन है। साइन ऑफ x प्लस वाई, इसकी वैल्यू 1/2 गिवन है। x का जो वैल्यू है वो ये भी दे रखा है कि 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही लाई करता है। ध्यान रखिएगा x और y दोनों जो है वो एंगल्स हैं, ठीक। और आपसे पूछ क्या रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। x क्या है, ठीक। अब cos x माइनस वाई इज √3/2। अच्छा, अब मैं थोड़ा याद करने की कोशिश करता हूँ कि cos जो है वो √3/2 कब होता है, ठीक है। तो उससे समझ में आया कि जब 30 डिग्री होता है तब कॉस की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है, यानी कि एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सिंपली अगर आपको एंगल का कॉस साइन का एंगल का वैल्यू पता है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। अब साइन एक्स प्लस वाई 1/2 है, यानी कि एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू भी सिंपली क्या है, 30 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पर तो मुझे सिंपली समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को कर लेते हैं ऐड। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x, और y जो है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -y + y खत्म, और ये है 60 डिग्री। तो x को यहाँ पर आप सिंपली निकाल सकते हो 30 डिग्री। देख लो कितना सिंपल सा सवाल था। बस आपको क्या पता रहना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि कॉस और साइन वाला जो टेबल होता है कि 0 पे ये वैल्यू, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, अगर आपको वो टेबल याद है तो सिंपली इस सवाल को बना सकते हो, कोई बड़ा इसमें इशू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। इसमें क्या है, 8 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी लीस्ट वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपसे a cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, a की जगह पर 8 है यहाँ ध्यान रखना, और b साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह का इक्वेशन आपसे एक्सप्रेशन दिया जाए, ठीक है। b की जगह पे ध्यान रखना 25 है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू होती है वो होती है क्या, ट्वाइस ऑफ √AB, ठीक, 2 √AB। अब देखो डिफ्रेंशिएशन वगैरह करके बहुत लोग बनाता होगा, लेकिन आप लोग को क्या है, सिंपल से इस तरह से आप याद रख सकते हो। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें आपको इस तरह से याद करवाया जाता है, ठीक है। तो 2 √AB। अब सिंपल से इसके फॉर्मूले के अंदर बैठाओ, ए का वैल्यू 8 है, अब बी का वैल्यू है 25, ठीक है। अब इससे ज़रा आप बाहर बाहर थोड़ा सा निकाल लो, तो 2 ये हो जाएगा क्या, 25, यानी इसको 5 × 5 लिख सकते हो, और ये है 2 × 2 × 2। तो यहाँ से 5 जो है वो बाहर आएगा और यहाँ से 2 बाहर आएगा, यानी कि 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, तो ये 20 √2, ठीक है। स्क्वायर रूट से बाहर निकालो 20 √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो मिड पॉइंट थ्योरम का सवाल है। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, XYZ नाम का एक ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ट्रायंगल वाला सवाल है। ये है x, ये है y और ये है z, ठीक। उसमें L और M जो है वो मिडिल पॉइंट है आपके XY और XZ के, यानी कि यहाँ पर कहीं पे L होगा और यहाँ पे कहीं पे आपका M होगा। तो इस तरह से एक LM है। ध्यान रखिएगा ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर है, ये साइड और ये साइड आपका आपस में बराबर है। अब यहाँ पर मैं आपका एक चीज़ के ऊपर ध्यान ले जाना चाहूँगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता था। मिड पॉइंट थ्योरम होता था कि अगर इस तरह का एक ट्राइंगल है जहाँ पर LM इस तरह की चीज़ें होती है, ये मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट से कनेक्ट होकर, तो जो LM है वो हाफ ऑफ YZ इसके बराबर होता है। ये है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा थ्योरम है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या है कि आर जो है वो पॉइंट है कोई एल एम के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक आर पॉइंट है, ठीक। अब उसमें क्या है कि एल आर और आर एम का जो रेशियो है वो 1:2 है, यानी कि ये एल आर जो है, एल आर अगर 1 है तो आर एम जो है वो उसका दुगना होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो एल आर जो भी होगा आर एम उसका दुगना होगा, क्योंकि 1:2 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या है, एल आर जो है आपका 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये जो है आपका 3 सेंटीमीटर। तो जैसा कि एल आर और आर एम का रेशियो का बात है, अगर एल आर 3 है तो आर एम इसका दुगना यानी कि 6 होगा, यानी कि कंप्लीटली एल एम जो है वो हमें क्या मिला, 9 सेंटीमीटर का मिल गया। अब हमसे सिंपली क्या है, वाई जेड पूछ रहा है, वाई जेड पूछ रहा है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ। यहाँ से वाई जेड को अगर आप अलग करते हो तो ये 9 × 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 18 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, बस मिड पॉइंट थ्योरम की आपकी नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रेशियो के ऊपर अगर आपका कमांड है, इस सवाल को आप कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर एक और ग्राफ का सवाल आया है। इसमें क्या है कि कितने परसेंट स्टूडेंट जो है किसी एक प्रोफेसर के या टीचर के जो कि पास होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक मिसेस तनेजा हैं जिनका कि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, बहुत ज़्यादा उनके लोग पास हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से टीचर के स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने मैक्सिमम इंप्रूवमेंट दिखाया है। ध्यान रखिएगा, ये जो है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने पास किया है, यानी मिसेस तनेजा के 2018 में 100% स्टूडेंट सब के सब पास कर गए थे और उससे पहले 98% स्टूडेंट ही पास कर पाए। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है। अब इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए कि पहले साल में यानी कि 2017 में परसेंटेज जो है वो y1 था और 2018 में y2 हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कहाँ आएगा, जब y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाय y1, ये वाला जो रेशियो है, ये जो मैक्सिमम होगा जहाँ पर, वहीं पर रेशियो सबसे ज्यादा है। और या फिर ये जो गैप आपको दिख रहा है ना इस दोनों के बीच में, ये ब्लैक वाली और ये ब्राउन वाली दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है, ये गैप सबसे ज्यादा जहाँ पे होगा, पॉजिटिव का गैप, वही टीचर का सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो सबसे पहले देखें, देखिए यहाँ पर मिस्टर जोशी जो है, जोशी जरा ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आंसर मिस्टर सक्सेना जी, हाँ आपका भी हो सकता है। तनेजा, ठीक है। इनका तो बहुत ही कम का इंप्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, तो ये तो हम डायरेक्टली यहाँ पर से इसको कैंसिल कर देते हैं। और डॉक्टर कालरा इस तरफ है, ठीक है। अब सभी रेशियो को थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करेंगे, तो मिस्टर जोशी का जो रेशियो है यहाँ पर आपको मिलेगा 7 डिवाइडेड बाई 85 का। सक्सेना जी का जो रेशियो है 78 और 87, यानी कि ये हो जाएगा क्या, 87 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 78, तो ये जो है आपका 9/78। और डॉक्टर कालरा का जो है वो आपका 85 95, तो ये होगा आपका 11/85, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर से सारे कंपैरिजन वगैरह करोगे तो देख करके तो लग रहा है कि ये वाला मैक्सिमम है, ठीक है। आप थोड़ा सा पॉइंट वगैरह में कैलकुलेट भी कर सकते हो, या फिर ये देख करके गैप जो आप देख रहे हो, इस गैप को ऑब्जर्व करके पता चलता है कि डॉक्टर कालरा जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट शो किया। अगर आप श्योर रहना चाहते हो बिल्कुल ही, तो ये तीनों को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा या ऑब्जर्वेशन से देखना पड़ेगा। तो 9/78 फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन देख कर ही कहीं समझ में आ रहा है कि डॉक्टर कालरा जो है ये जो गैप है ये मैक्सिमम है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही इजी सा सवाल है यहाँ पर। कविता का जो अटेंडेंस है एकेडमिक सेक्शन 2018-19 में, वो 216 दिन बताया जा रहा है, ठीक है। 216 दिन उस बच्ची ने स्कूल गया था और उसका जो अटेंडेंस है वो 90% है। तो बताओ टोटल वर्किंग डेज क्या है। मतलब अगर टोटल वर्किंग डेज को मैं x मान लूँ तो कह क्या रहा है कि 90% ऑफ x, ये 216 है, तो बस इससे x निकालना है। आप समझ लो यार इसमें क्या कैलकुलेट किया जाए, 90/100 इंटू x, इसकी वैल्यू 216 गिवन है। अब थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह करोगे अपने आप, x की वैल्यू जो है वो 240 आप निकाल सकते हो, इसमें क्या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बड़ा सिंपल सवाल है। आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक। अब इस रेक्टेंगल का एक डायगोनल है, इसका जो लेंथ है यानी लंबी वाली जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, इसका जो डायगोनल है वो 15 है। तो आपसे पूछ रहा है इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ हमें गिवन है, ब्रेड्थ बस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ब्रेड्थ यानी कि ये वाली साइड, ये भी है। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल का जो हर एक वर्टेक्स होता है वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो बी जो है वो √15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होने वाला है। और ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसको याद होगा उसको पता होगा कि ये जो है 9 आने वाला है। तो सिंपली से आपको 12 × 9 करना है, 12 × 9 108 है। यानी समझ लो कितने सिंपल, कितने हलवे सवाल आते हैं CHSL के अंदर। बिल्कुल मैथ से बिल्कुल आपको नहीं डर।
अब देखो 22 नंबर में क्या है कि 3500 रुपये जो है वो आपको इन्वेस्ट करने हैं 10% के सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, और 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, और उसका जो अमाउंट है वो 4500 आता है। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कितने ईयर तक आप इसको इन्वेस्ट करके रखोगे कि 4500 का आपको अमाउंट मिल जाए। ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पर एक कैच ये है कि आपको अमाउंट गिवन है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जब निकालोगे तो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही तो होता है। तो अमाउंट क्या है हमारे पास 4500, इसमें से अगर आप माइनस करते हो 3500 को, तो यहाँ पर सिंपली से 1000 रुपये का आपको इंटरेस्ट आता है, सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा, अब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, आपको पुट कर देना है। तो ये 1000, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा 3500 है, रेट जो है वो 10% का गिवन है, टाइम जो है हमें नहीं गिवन है, टाइम हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे, कट कुट करोगे, तो टाइम जो है वो आपका 100 अपॉन में 35 आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 20 और ये 7, तो 20/7 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो 20/7 यानी कि 7 को इससे डिवाइड करना है, तो 7 2 ज़ा 14 और 6 का रिमाइंडर आ जा रहा है, यानी कि 2 और यहाँ पर 6/7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में कॉट ए की कुछ वैल्यू है वो के दिया हुआ है, और आपसे सिंपल से साइन ए पूछ रहा है, मतलब समझ लो क्या सवाल है यार। ए जो है वो आपको एक्यूट एंगल मानना है, तो एक यहाँ पर एक ट्राइंगल बना करो, राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। ठीक है, ये राइट एंगल है, इसको मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी होगा। चलो ठीक है, अब कॉट ए की वैल्यू आपको दिए रखी है के। कॉट ए अगर के है, यानी कि कॉट, पहले कॉट क्या होता है, कॉट जो होता है वो बेस बाय परपेंडिकुलर ये होता है। तो इसका जो बेस है यानी कि ये ए बी, ये के एज्यूम करो, और परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, यानी कि ये के बाय 1 मैं लिख सकता हूँ, यानी कि ये वाली जो साइड है इसको 1 एज्यूम करना है। तो ए सी जो है ए सी क्या हो जाएगा, ए सी पाइथागोरस थ्योरम से आपका के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये ए सी की वैल्यू। अब सिंपल से क्या करना है, आपको साइन ए निकालना है। देखो साइन ए की क्या वैल्यू, तो साइन जो है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर क्या है 1 है, हाइपोटेनियस ए सी है, ए सी क्या है √1 प्लस के स्क्वायर, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है। देख लो कितना सिंपल सा सब कुछ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये बस मार्क्स है। ठीक है, 1 नंबर का, हाँ 2 नंबर का इसमें क्वेश्चन होता है, चलो 2 नंबर फ्री में आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि जो ग्राफ है जहाँ पर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, 2 बार हम लोग ऑलरेडी इस ग्राफ को देख चुके हैं, ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। बस आपसे पूछ क्या रहा है कि प्रॉफिट जो है किस ईयर में मैक्सिमम था उस कंपनी का, बस सिंपल से ये पूछ रहा है। यानी कि ग्राफ में आपको देखना है ये कहाँ पे सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा आपको 2000 में दिख रहा है, तो 2000 यही इसका राइट आंसर। आप समझ लो ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर। ये 2 नंबर से किसी का कट ऑफ छूटता है, किसी का अच्छे पोस्ट छूटता है, ये आपको 2 नंबर इस सवाल के लिए मिल रहा था। आपको बस ये पता करना था कि कहाँ पर ये जो है ग्राफ सबसे ऊंचा है, बताओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे सवाल, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तभी तो आप ज़्यादा नंबर स्कोर करोगे। ठीक, देखो फाइनल क्वेश्चन 25 है, इसमें क्या है, बोल रहा है कि 15 लोग जो हैं वो एक काम को कंप्लीट करते हैं 10 दिन में। ठीक, 15 लोग एक काम कंप्लीट कर रहे हैं 10 दिन में, तो 20 लोग उसी सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना है कि मान लीजिए हर एक इंसान, हर एक जो मैन है वो 1 यूनिट काम करता है, टोटल काम का 1 यूनिट पर डे वो काम करने की कैपेसिटी है। ठीक है, हर दिन वो 1 यूनिट काम कर रहा है, तो यहाँ पर हर दिन 15 लोग अगर काम करेंगे तो 15 यूनिट का काम पर डे हो जाएगा, और 10 दिन में काम खत्म होता है, तो अगर 10 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 150 यूनिट का टोटल काम है। ठीक है, अगर ये अजम्पशन आपका रहे कि हर एक इंसान 1 यूनिट पर डे काम करता है, तो अगर 150 दिन इसका काम, 150 यूनिट का काम है और उसको अब 20 लोग कर रहे हैं, तो 20 लोग कर रहे हैं यानी कि टोटल कितना यूनिट काम हो जाएगा एक दिन में, तो 20 यूनिट काम हो जाएगा, क्योंकि हर का कैपेसिटी था 1 यूनिट करने का। तो सिंपल से कितना दिन लगेगा उसको निकालने के लिए, 150 डिवाइडेड बाय आपको 20 करना है, ये 0 से 0 गया, और 7.5 दिन, ये आपका आंसर आ गया यहीं से। तो आपको एज्यूम करना है, आप 1 यूनिट पर डे एज्यूम करके चलो, हो सके आप आधा यूनिट एज्यूम करो, 2 करो, 3 करो, कुछ करना है जो भी करना करो, लेकिन एक से क्या होता है कैलकुलेशन ईजी पड़ती है, इसलिए आपको ये एज्यूम कर लो कि हर एक इंसान जो है वो 1 यूनिट पर डे काम करता है। ये बड़ा सिंपल सा सवाल था, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। सॉल्यूशन में क्या आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, ये सब आप फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दीजिए। इस तरह के अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारे बहुत बहुत मदद होती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।